नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी अल्पसंख्यकों पर, शिया समुदाय पर और कुछ इस तरह के जिनको आप लाचार कह सकते हैं, कम संख्या की कम्युनिटी के लोग कह सकते हैं, और जो लोग बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन पर भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम आप जानते हैं कि किस तरीके से अब तक चलते रहे हैं। और एक दिन पहले तो जुल्म की इंतहा ही हो गई है। वहां 11 मजदूरों को जो शिया समुदाय से, हजारा समुदाय से ताल्लुक रखते थे और जो कोयले की एक खदान में काम करते थे, उनको अगवा किया गया और उनकी गर्दन काट दी गई। इससे खौफनाक, इससे भयावह घटना और क्या हो सकती है। और इसे लेकर के क्वेटा इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है, बहुत रोष है, वो सड़कों पर उतरे हैं। और केवल वही नहीं, दुनिया भर के जहां जहां जिन जिन हिस्सों में मानवाधिकार कार्यकर्ता रह रहे हैं, एक्टिविस्ट रह रहे हैं, वो सब भी बहुत परेशान हैं। जाने माने पीओके के एक्टिविस्ट और ऑथर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जारी किया और उन्होंने अपील की, मार्मिक अपील की, बल्कि वो अ, बहुत संजीदा हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह 1971 में बांग्लादेश बनवाने में अहम भूमिका निभाई, वैसी ही भूमिका अब भारत को बलूचिस्तान में भी निभानी चाहिए, पीओके में भी निभानी चाहिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी निभानी चाहिए। मेरे साथ लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ रहे हैं। मिर्जा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। और मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पूर्व मेजर जनरल AK सिवास साहब भी जुड़ रहे हैं। सिवास साहब, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। मेहरबानी। सबसे पहले मैं मिर्जा साहब आपके पास ही आता हूं। आपका वो वीडियो मैंने देखा है जो कल आपने नरेंद्र मोदी साहब के लिए खास तौर से जारी किया है, जिसमें बड़ी एक मार्मिक अपील की है। और वीडियो के आखिर में आप काफी संजीदा हो गए, आपकी आंखों से आंसू निकल आए जब आपने पीओके में जो अत्याचार चल रहे हैं, बाल्टिस्तान गिलगिट में जो कुछ चल रहा है, और बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये घटना क्या हुई है एक्चुअल में, थोड़ा सा तो इसके बारे में बताएं। और बलूचिस्तान में और दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी सेना का या ISI का या जो इंतहा पसंद लोग हैं, उनका जिस तरीके से जुल्म और सितम चल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। और भारत सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। जी ओमकार भाई, थैंक यू वेरी मच। और जनरल साहब को भी मेरा नमस्कार है। बात यह है कि कल जो वाकया पेश आया बलूचिस्तान में, वो बड़ा दर्दनाक तो था ही, लेकिन उसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो बलूचिस्तान है वहां पे इस वक्त जो इंसर्जेंसी है, आज़ादी की जो तहरीक है, मुसल्लह तहरीक, वो बहुत तेज हो गई है। और वो जगह जगह पर घात लगाकर संचार जो है, यानी बलोच लिबरेशन फाइटर्स जो है, वो बैठते हैं और पाकिस्तानी कॉन्वॉयज को निशाना बनाते हैं और पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करते हैं। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और खास तौर पर अब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया सी पैक रूट को। ये जो सड़क सी पैक रूट है, इसको टारगेट करना शुरू कर। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेजी से रेडिकलाइजेशन हो रही है और जो जनता है वो पोलिटिसाइज हो रही है, बल्कि हो चुकी है। और ये पोलिटिसाइजेशन जो है, ये कोई सिर्फ इंटेलिजेंसिया क्लास में नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल तक जो अनपढ़ किस्म के, मतलब है, किसान औरतें हैं, उन तक ये पोलिटिसाइज, वो तक ये समझती हैं कि उनके ऊपर जुल्म करने वाला जो है वो कौन है और उसका हल क्या है। इसलिए वो आजादी की सपोर्ट करती हैं और पाकिस्तान से सख्त नफरत करती हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये
दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम जो अड्डे थे टेररिस्ट के, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे या जो उनकी चीजें थी, वो सब बलूचिस्तान ट्रांसफर कर। और जी पहले ये पंजाब में थे या केपी में थे, लेकिन अब उसको जो है वो ये FATF के वॉच डॉग्स के तरह के तंजीमों के सर्वेलेंस के बाद उन्होंने उनको बलूचिस्तान मूव कर दिया। और ये अक्सरियत के साथ आइसिस हो, दाइश हो, तालिबान हो, यानी कि ये सब वहीं पे हैं। आपको पता होगा कि तालिबान की जो इन एग्जाइल पार्लियामेंट थी, जिसको ये शूरा कहते थे तालिबान की, उसका नाम ही कोयटा शूरा था, यानी वो कोयटा में बेस करती थी बलूचिस्तान। जी तो दूसरी बात समझने वाली ये है। और तीसरी बात ये है कि ये कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि हजारा कम्युनिटी के कत्लेआम हुआ हो। ये जब भी बलूचिस्तान में जो आजादी की मूवमेंट है वो तेज होती है, तो ये वहां पे हजारा कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। हजारा कम्युनिटी बहुत शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, नक्शो निगार उनके बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं और जल्दी पहचाने जाते हैं। यानी उनको आइडेंटिफाई करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। बस में अगर जा रहे हो तो यू कैन आइडेंटिफाई देम थ्रू देयर फेशियल फीचर्स। तो ये यही करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उतारते हैं, उनको मारते हैं। उससे ये एक डाइवर्शन पैदा करते हैं। मैं अब आपको बताऊं कि करीमा बलोच को इन्होंने वहां पे शहीद किया कनाडा में, टोरंटो में। जी जी बहुत बड़ी लीडर थी और कई दुनिया के लोग उनको मिले, वर्कर्स मिले, सारा कुछ। मेरी भी 2 मुलाकातें उनके साथ हुई जिनीवा में जब हम जाते हैं। तो बहुत ही कम गो, बड़ी मेच्योर लड़की थी अपने एज के हिसाब से। उसको जो मर्डर किया है, तो उसके बाद पहली दफा बलूचिस्तान में इतने बड़े बड़े मुजाहरे देखने में आ रहे हैं कि पहले कभी नहीं आए। और सड़कों के ऊपर मुजाहरे चल रहे हैं पूरे बलूचिस्तान। अब उन मुजाहरों की खास बात यह है कि उनकी जो क्यादत है, लीडरशिप जो है, आगे जो जुलूस के चलते हैं लोग, वो सब यंग लड़कियां हैं। वो सब यंग लड़कियां हैं। यानी बलूचिस्तान जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में ये एक इनकलाब से कम नहीं है। अपना ओमकार भाई और मेजर साहब, मेजर जनरल साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है कि बलूचिस्तान की लड़कियां जो हैं, बगैर उसके मतलब है कि उस तरह का मास्क तो पहनती हैं, लेकिन वो नकाब नकूब वाला चक्कर नहीं है। जी वो जी बकायदा सलवार कमीज पहनी हुई, ऐसे दुपट्टा फेंका हुआ है, प्ले कार्ड उठाया हुआ है, लाउड स्पीकर उठाया हुआ है और निकली हुई है, पीछे आदमी है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमारे उधर बलूचिस्तान में आ रही हैं। अब ये जो वाकया हुआ है हजारा का, जी ये जी एक ऐसे टाइम पर हुआ है जब एक तरफ करीमा बलोच का कत्ल के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी, जी और दूसरी तरफ जो है वो ये जो है बलूचिस्तान के अंदर जो मूवमेंट है आजादी की, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और ऐसे महसूस हो रहा था कि बस अब पूरा बलूचिस्तान जो है अब वो आजादी की तहरीक की लपेट में आ गया। जी तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने, जिन्होंने करीमा को मरवाया है, उन्होंने ये भी करवाया है। और इन्होंने बहुत सारी कागजी तंजीमें रखी हुई हैं, जो जिनका वजूद जो है वो सिर्फ कागज के टुकड़े पे है। तो जब ये ISI या फौज कुछ करती है, तो फिर उस फेक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये डिक्लेयर करवा देते हैं कि जी हाँ जी, हमने कबूल कर लिया, हमने ये धमाका किया था। लेकिन जी कल जी रात को ये आइसिस ने इसको एक्सेप्ट किया है, आइसिस ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। मुझे ये बताया कि बलूचिस्तान में आइसिस कहां से आ गई, सीरिया से आइसिस बलूचिस्तान में कैसे आ गई विदाउट एनी बिल्कुल फैसिलिटेशन। दूसरी बात मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने इन लोगों को जी पहले पीछे उनके हाथ बांधे हैं, फिर उनको लेके गए हैं, फिर उनको फायरिंग की है, फिर लोग भागे हैं हाथ के ऐसे बात के साथ, उनको भी मारा है। फिर लोगों के गले मारने के बाद गले काटे गए यार। तो उसके बाद ये लोग आए कैसे, और ये इतनी बड़ी वारदात करके ये वहां से निकले कैसे, जबकि जगह जगह चप्पे चप्पे पे वहां पे फौजी चौकियां लगी हुई हैं, चेक पोस्ट से। वहां परिंदा नहीं गुजर सकता वहां से, यानी कि परिंदा नहीं गुजर सकता।
तो ये इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। पाकिस्तान मर रहा है, एक्सक्यूज मी, और बलूचिस्तान जो है उसकी तहरीक अब बिल्कुल बांग्लादेश की तहरीक की माफिक बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इसमें अब जो है मैं समझता हूं कि देखें, भारत जो है ना, भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं है, सिर्फ एक देश नहीं है। भारत एक इस हमारे खित्ते का एक रखवाला भी है, ठीक है ना। जी जी ये पाकिस्तान है, ये भी तो भारत ही था ना। बांग्लादेश है, ये बिल्कुल। भी तो भारत ही था। नेपाल, भूटान, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब भारत है। तो भारत को आप यूं समझें कि जैसे भारत एक मुर्गी है जिसके ये सब बच्चे हैं, इस पे, इन जी अंडों जी पे बैठी है। कोई अंडा गंदा भी निकल आता है, तो पाकिस्तान गंदा अंडा निकल आया है। तो अब हम जो हैं, जो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, हम उस मुर्गी के बच्चे हैं। तो हमें बचाओ। ये बांग्लादेश को आपने आजाद करवाने में मदद की, तो आप हमारा भी, हमें भी अब निकालो यहां से। यानी आप देखें, मेरी जब से ये वाकया हुआ है, मतलब है हमारे अंदर इतना दर्द और दुख और इतना, हम इतने तंग हैं, और हमें कहीं से कोई जो है वो अभिनंदन नहीं मिल रहा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, कहीं से कोई आवाज नहीं हमारी उठा रहा। कि कल से तो मैं बिल्कुल यूं समझे ना कि ये वाकया देख के मैं तो रो रो के मेरा गला खराब हो गया। ये यानी अकेले ही कि इतना जुल्म, यार गरीब लोग हैं वो। और ऊपर से पाकिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ये अफगानिस्तान के लोग थे जो मरे हैं। अफगानिस्तान के थे तो कोयटा कैसे आज बंद हो गया? इस वक्त सख्त मुजाहरे हो रहे हैं वहां कोयटा में। पूरा हज़ारा कम्युनिटी कोयटा में पर डिसेंड कर गई है, मच में भी मुजाहरे हो रहे हैं। फिर आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जो ये नया आया है जोकर, क्या नाम है इसका, शेख रशीद, इंटीरियर मिनिस्टर, जिसको इंडिया में जी होम जी मिनिस्टर बोलते हैं। इसने परसों ये ऐलान किया था कि ये जो है, जो फौज के खिलाफ बात करेगा, मैं 72 घंटे के अंदर उसके खिलाफ पर्चा काटूंगा। और इन्होंने कल रात को पहला पर्चा काटा है। वो पीटीएम के लीडर के खिलाफ काटा है, डॉक्टर मसूद, मेरे ख्याल है उनका नाम है, उनके खिलाफ काटा है। ये क्यों कानून लाना पड़ा इसको? इसलिए कि फौज के खिलाफ पाकिस्तान में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि उनको ये कानून लाना पड़ा ताकि इसको कंट्रोल करें। और गिरफ्तार कौन हो रहा है? गिरफ्तार सारे अपोजिशन के लोग हो रहे हैं। गिरफ्तार करना तो इमरान खान को गिरफ्तार करो, जिसने इंडिया में जाके पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के खिलाफ तकरीरें और इंटरव्यूज में बयानात दिए और उसको नंगा किया। उसको पकड़े ना पहले। सबसे ज्यादा तो नंगा इमरान खान ने किया था जब ये इलेक्शन से पहले इंडिया जाता था और वहां पे इंटरव्यू देता था द वायर जैसे लेफ्ट विंग जो है हिपोक्रेट चैनल्स को। तो बहरहाल मेजर साहब से बात करते, जनरल मेजर साहब, जनरल साहब एक से। तो जी जी जनरल सिवाच साहब, जो घटना हुई है, एक तो सबसे पहले आप इस पर अपनी राय जाहिर करें, और दूसरे जो डॉक्टर मिर्जा ने प्रधानमंत्री के नाम अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है आज। केवल भारत और पाकिस्तान में ही नजरें नहीं है उस वीडियो पर। यह वैसा ही वीडियो है जैसा करीमा बलूच ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक वीडियो जारी किया था। एक अपील की थी, मार्मिक अपील की थी कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। कल डॉक्टर मिर्जा ने भी यही कहा है कि हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, और आप हमें खुदाया बचाइए इन हालातों से, हमको किसी तरीके से मुक्त कराइए, जैसे भारत ने 1971 में बांग्लादेश को कराया था। तो आपकी क्या टिप्पणी है? क्या भारत को ये सब करना चाहिए? और करना तो चाहिए ही। क्या भारत और भारत की सेनाएं इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल चौधरी साहब, पहले तो मैं डॉक्टर मिर्जा साहब का बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूँ, इकट्ठे आए हैं चैनल पे। देखो, मैं चार एक बातें बताना चाहूंगा। ये कोई शक और सवाल नहीं, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट किया है, वो एक प्रकार से बहुत ही आपको को शर्मनाक घटना है। 23% होते थे कभी माइनॉरिटी जब देश आजाद हुआ था पाकिस्तान, आज वो घट के 2% हो गए। और उसके अंदर जिस प्रकार से हिंदू, क्रिश्चियन और सिख वो तो है ही है, और जिस प्रकार से ने अहमदियाज और शियास को भी मारा है, वो एक दर्द भरी कहानी है। और ये भी सच है कि आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हैं,
वो खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। वो देख रहे हैं भारत के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है और किस प्रकार से शांति आई है, जबकि उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक प्रकार से आप देखो कि जो नीलम नदी है उसका भी मुंह मोड़ लिया पंजाब की तरफ। ये हालात किए हुए हैं आज पाकिस्तान ने, लोगों को मारा जाता है। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान में उन्होंने 1948 में बलूचिस्तान को अपना हड़प लिया था और बलूचिस्तान के लोग नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में। और सच्चाई है जो डॉक्टर मिर्जा बता रहे हैं, दोनों बलूचिस्तान पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बड़ा है, इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। वो देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा पाकिस्तान भी और अब चीन भी, और शक और सवाल नहीं है। और वो चाहते हैं कि वो वहां से निकले। ये पाकिस्तान के चुंगल से निकलना चाहता है पीओके भी। और आज की तारीख में आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को पूरी हेल्प करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत इसके लिए सक्षम है और ये कार्रवाई होने वाली है। और इसके लिए जो प्रकार से एक इमोशनल मैसेज डॉक्टर मिर्जा साहब ने दिया और पहले करीमा बलूच ने दिया, और मुझे लगता है कि मोदी साहब इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ये आवाज बढ़ती जा रही है और ये आवाज ऐसी होगी कि आवाज जो है जो अभी आ रही है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके से और बलूचिस्तान से, अब टाइम आ गया भारत को एक्ट करे जिस प्रकार से भारत ने एक्ट किया था बांग्लादेश के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान में, और बांग्लादेश बनाया था। और मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। और एक सच्चाई ये भी है कि अंदर से भी इतनी तेज आवाज है कि पाकिस्तान खुद गिरेगा। पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएंगे। पाकिस्तान फाइनेंशियली क्राइसिस में है, $115 बिलियन का कर्जा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डालने वाली है। और जिस प्रकार से इन्होंने माइनॉरिटीज को ट्रीट किया है आपके गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में और बलूचिस्तान में, एक शर्मनाक घटना है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहे हैं ये पूरे संसार के लिए एक चिंता का विषय है। इसके लिए आंखें खुलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन की भी। जिस प्रकार से पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके और बलूचिस्तान में लोगों को शरेआम मार रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि अब टाइम आ गया है भारत को वैसा ही काम करना चाहिए जिस प्रकार से बांग्लादेश में किया था। और हर तरफ से पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, और रिक्वायरमेंट है तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मगर आप नहीं छोड़ सकते लोगों को कि जिनकी एक प्रकार से एनिमल से भी बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये ट्रीट कर रहे हैं आज, ये एक शर्मनाक घटना है और एक अफसोस वाली बात है। ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए अभी समय आ गया है कि हमें जागना चाहिए। तो मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपका भी जिक्र था, जिसमें तारिक फतेह साहब का भी जिक्र था, और आप लोगों को एक तरीके से देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई है। और उससे कुछ ये भी इल्हाम होता है, ये भी पता लगता है कि आईएसआई हो या दूसरी एजेंसियां हो पाकिस्तान की, जो करीमा बलूच जैसों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, वो जहां जहां दुनिया में पाकिस्तान की ल्यूपोल्स को बाहर लेकर के आ रही हैं, सेना और आईएसआई के अत्याचारों को उजागर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आईएसआई के जो भी एजेंट हैं या खुद आईएसआई के लोग हैं, वो सबके पीछे पड़ गए हैं। और ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं जो पूरे विश्व को चिंता में डाल रही हैं। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखें जी, सबसे पहले तो याद रखें कि जब जिसने बंदे ने पाकिस्तान को, मतलब है फादर ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी बहन फातिमा जिन्ना जो उसके साथ थी, तो 1950s में ही उसको पाकिस्तान ने गद्दार वतन और इंडिया का एजेंट करार दे दिया था। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसी को ये कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि हमें वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं और हम इंडिया के एजेंट हैं या रॉ के एजेंट हैं। ये तो मरियम नवाज को भी कहते हैं, नवाज शरीफ को भी कहते हैं, सबको कहते हैं। ये इस पे कोई अब यकीन नहीं करता। लोगों को पता है कि ये सब फेक बातें हैं। जहां तक ताल्लुक है, सॉरी, आपके सवाल का दूसरा पार्ट क्या था? जी, मेरा पार्ट ये था कि जिस तरह के खतरे हैं, हाँ चाहे हाँ, अच्छा, तारिक फतेह पर हो, चाहे हाँ आपके ऊपर हो, जी हाँ,
कई लोग हैं जो लगे हैं और इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो हाँ ऐसे में जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों को लेकर के? वेल, वर्ल्ड कम्युनिटी से पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हिफाजत करें। हम खाम खा जो है अपने आप को डेंजर जोन में ना लेके जाएं, हम अपने आप को खाम खा जो है वो ऐसी जगह पे ना लेके जाएं कि जहां हमें फिजिकली असॉल्ट का खतरा हो। तो वो जी बहादुरी जी। नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें अपना काम और ज़्यादा तेज़ कर देना चाहिए। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं यही समझ के उठता हूँ कि ये आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो जितना जी काम जी। आज हो सकता है निपेट लो। तो वो ये एटीट्यूड रख के काम करना चाहिए। और तीसरा ये वर्ल्ड कम्युनिटी की जहां तक बात है, देखें वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती सवाए पाकिस्तानी एम्बेसियों के सामने मुजाहरा करने के। अब हमने एक मुजाहरा रखा है लंदन में 31 जनवरी को। जी मुजाहरा कर रहे हैं हम पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, ये जो बलोचों का कत्लेआम हुआ है इस पर। तो ये हम कर सकते हैं और इसमें हमारा जो बाहर कम्युनिटी रहती है वो हमारी मदद कर सकती है। लेकिन आईएसआई ने अब डेथ स्क्वाड्स बना लिए हैं। अब वो उन्होंने अपने जगह जगह अपने लोकल सहूलतकार पैदा कर लिए हैं। जैसे ये बलूचिस्तान में इन्होंने किए हैं पैदा, उनको हुक्म दे देते हैं भाई ये काम करना है। तो लंदन में भी इन्होंने ये किया है। इन्होंने कहा है कि बाकायदा मतलब है कि यहाँ पे हाई कमीशन में मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कि सॉर्ट हिम आउट, जिसका मतलब है उसको फारिग करो। तो वो हम्म। इतलाएं फिर पहुंच जाती है ना, वो बीच में बंद लोग हमदर्द भी होते हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं से खबर निकाल के ले आते हैं। जी जी। तो वो मैं हंस पड़ा उस पे। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, जंग में तो फिर दुश्मन यही कहता है ना कि हमने तुम्हें मारना है, हम कहते हैं हमने तुम्हें शिकस्त देनी है। तो फिर जिसकी गोली जिसको पहले लग जाए वो तो मैदान जंग में है ना। हम तो आपकी तरह नहीं है ना। आप तो बैठे हुए हैं एक सेफ मीडिया हाउस में। हम तो मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं ना अपने मोर्चे से। तो यहाँ पे मॉर्टर का फायर भी आ सकता है, यहाँ पे स्नाइपर फायर भी आ सकता है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, मुझे इससे कोई कभी परेशानी हुई। अगर मैंने इन चीजों से परेशान होना होता तो मैं इस रास्ते पर ही न चलता। तो अपनी एहतियात करें बस। लेकिन अमजद भाई, चाहे ब्रिटेन हो, लंदन हो, चाहे आपका टोरंटो कनाडा हो, इन सबको तो थोड़ा सा सेफ माना जाता था आमतौर पर। ये आईएसआई की अप्रोच क्या वहां भी इस कदर बढ़ गई है कि इस तरह के खतरे पैदा हो गए हैं कि करीमा बलूच को आप कनाडा में जाकर के भी उसका मर्डर कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एक चीज है जिसको कहते हैं जिनीवा कन्वेंशन। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूस और जो जिप्सीज थे, इनको पनाह देने के लिए नाजियों से ये कानून बनाया गया कि भाई जो किसी यूरोपीय ममालिक में आ जाए उसकी जान को खतरा हो, शर्त यह है कि उसकी लाइफ इन थ्रेट हो इन हिज जी होम जी। टेरिटरी, तो उसको यहाँ पे सियासी पनाह दी जा सके। ये एक मैं समझता हूँ कि लूप होल था उस कानून का, जिसको पाकिस्तान के जो है वो मजहबी इंतहा पसंदों ने इस्तेमाल किया। आपको पता पाकिस्तान में तो जाली कागजात बन जाते हैं, जाली एफआईआर भी बन जाती हैं। तो वो अपनी चीजें यहाँ ला के जमा करवा के अजाइलम लिए और फिर एक आया, फिर इस तरह से आते आते यहाँ। अब मैं आपको ग्लासगो की मिसाल देता हूँ। ग्लासगो में तकरीबन 30-35 हजार पाकिस्तानी हैं, इंक्लूडिंग पीओजेके के लोग और पाकिस्तानी। थर्टी थर्टी जी फाइव जी। थाउजेंड 22 मस्जिदें हैं ग्लासगो शहर में, 22 मस्जिदें हैं। और जो मरकजी जामिया मस्जिद है यहाँ की ग्लासगो की, सेंट्रल मॉस्क उसको कहते हैं, उसमें एक टाइम पे 5,000 आदमी नमाज पढ़ सकता है। तो यहाँ इन मसाजिद के जरिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने वो बनाए हुए हैं पॉकेट्स। जी और यहाँ पे भी जिहादी तंजीमें फिर बनाई हुई हैं। और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर
जो मुसलमान कम्युनिटी है उसके ऊपर नजर रखी हुई है। यानी आप जुमा पढ़ने ना जाए, आपको टेलीफोन आ जाता है, या आप आए नहीं मस्जिद में, नजर नहीं आया आप। ये ग्लासगो की मैं आपको बता रहा हूं। अरे बाप रे। तो यही हाल कनाडा का है। कनाडा की तो इससे भी बुरी हालत यूं है कि कनाडा की पुलिस में उन्होंने पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भर्ती किए हुए हैं। वो फौजी जिनसे भाग के हम यहाँ आते हैं, वो हमें आगे पुलिस में यहाँ पे वो मौजूद है। तो ये अब मैंने तो कह दिया है कि यूरोप कनाडा इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर अस। इंडिया ज्यादा सेफ है हमारे लिए। मैं अगर दिल्ली जी में जी। बैठा हूं तो वो मेरे लिए ज्यादा सेफ है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो सीक्रेट फोर्सेस हैं, एक्सक्यूज मी, वो ज्यादा विजिलेंट होंगी ऐसे लोगों को पकड़ने में जो मुझ जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। यहाँ पे जी तो जी वो जी। बैठे रहेंगे हुकूमत में। और ये जो पिछले दिनों इमरान खान के होम टाउन में, उनके अपने इलाके में जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया, जलाया गया, ये जहनियत आखिर क्यों इतनी परवान चढ़ी है पाकिस्तान में? मतलब ये लोग क्या बर्दाश्त ही करने को तैयार नहीं है, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या दूसरी कम्युनिटी हो? ये जहर कैसे बोया गया है इन दिमागों में? उसमें दो चीजें हैं। एक तो है मजहब का सकाफत पे गलबा, यानी द हेगेमनी ऑफ रिलीजियस नैरेटिव ओवर इंडिजिनस कल्चरल नैरेटिव, एक जी जी। चीज। और दूसरी चीज इसकी जो है वो है क्राउड साइकोलॉजी, यानी मास क्राउड की जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होती है इंडिविजुअल साइकोलॉजी से इन अ गिवन मोमेंट एंड टाइम। पहले बात कर लेते हैं ये जो रिलीजियस नैरेटिव का हेगेमनी ओवर कल्चरल नैरेटिव। अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अपने रक्स हैं, यानी डांसेस हैं, उनकी अपनी शायरी है, उनकी खुशहाल खान खट्टर की शक्ल में, उनके अपने ड्रेसेस थे, यानी वो एक खास किस्म का ड्रेस पहनते हैं, कढ़ाई होती है, कुल्ला पहनते हैं वो, और खास किस्म का जूता पहनते थे। गीत हैं उनके खास किस्म के, शादी ब्याह के ऊपर उनके जो रस्म रिवाज हैं वो मखसूस है, पंजाब से जी फर्क है वो। इसी जी तरह जी। से जो तदफीन है, यानी कि जब कोई मर जाए तो उसको कैसे फ्यूनरल करना है, वो भी पंजाब से फर्क था। इसी तरह सिंध का था, इसी तरह बलूचिस्तान का, हम लोगों का पीओजे में, गिलगित बल्तिस्तान में। अब ऐसे मुख्तलिफ चीजों को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है एक आमर के लिए, एक अथॉरिटेरियन पावर के लिए। तो उसके लिए फिर ये जरूरी हो जाता है कि वो कैसे एक ऐसा मोनोलॉग तैयार करे जो सारों के ऊपर फिट आए। तो जी जी। हमारा जो खिता है इसमें कुरान और इस्लाम, यानी कुरान इज द बुक दैट वी हैव टू फॉलो, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ दैट वी हैव टू अबाइड बाय। ये दो चीजें लेके पाकिस्तान की आर्मी ने आई है, और पूरे इस खिते के ऊपर इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने वो इंडिजिनस कल्चर्स को सप्रेस किया है। उसको बोला है कि ये काफर है, ड्रेस काफर है, ये रस्म काफर है, ये रवायत काफर है, इस तरह करके उसको बिल्कुल एक होमोजीनियस कल्चरल नैरेटिव पूरे पाकिस्तान पे उन्होंने फैला दिया। अब इफ यू डोंट गो बाय द बुक विच इज कुरान, और इफ यू डोंट फॉलो द रिचुअल्स ऑफ इस्लाम, तो देन you are considered as an infidel, you are considered as an outsider, and either you have to be converted back into the main folds of Islam, or then you have to be beheaded or killed or excluded from the society. ऐसे जी माहौल में पाकिस्तान आर्मी ने एक खौफ का, एक फियर का एलिमेंट का पैदा किया पाकिस्तानी सोसाइटी में, और फिर उसने अपने सोल्जर्स पैदा किए, सिविलियन सोल्जर्स, जिनको हम लोकल मौलवी कहते हैं,
ये लोकल मौलवी जो हैं ये एक किस्म के पुलिस मैन हैं, जो आपके मोहल्ले में बैठे हैं, जो आपके इलाके में बैठे हैं, जिनको सबका पता है कि कौन किस घर में है, कौन किस घर में है, किसके घर में शादी है, किसके घर में मर गया, किसका बेटा कहाँ चला गया है, वो वॉचमैन है इस पूरे सिस्टम के। अब मंदिर का किसी जगह पे होना पाकिस्तान में, उसका मतलब ये है कि 100% हैगेमनी जो है वो इस्लाम की या उस जो काबिज आपके ऊपर है पाकिस्तान मिलिट्री, उसकी 100% कल्चरल हैगेमनी तो ना हुई ना, मंदिर जो बीच में खड़ा है। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ द मंदिर? यू कांट गेट रिड ऑफ द मंदिर के मैं चला जाऊं जाके मैं कहूं बंद करो मंदिर, वो कोई भी बंद नहीं करेगा। उसके लिए मुझे एक कैफियत पैदा करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं हिजान, यानी यूफोरिया। वो यूफोरिया पैदा करने के लिए मस्जिद से बेहतर जगह कोई नहीं है, क्योंकि मस्जिद में कांग्रीगेशन है, 200 400 500 1000 आदमी आके बैठा हुआ है, और वो ये सोच के बैठा हुआ है कि वो वहां पे अपने जो पाप हैं उनको पुण्य करने आया है, अपने पापों की माफी मांगने आया है, और जब वो निकलेगा तो वो पवित्र होकर निकलेगा। चाहे घंटे बाद वो फिर गुनाह कर ले, लेकिन वो फिर शाम को आ जाएगा नमाज पढ़ने तो फिर पाक हो जाएगा। वहां पे मौलवी फिर उनकी ऑलरेडी ब्रेन वॉश और ऑलरेडी जो इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं, उनको फिर उसको सिर्फ डायरेक्शन ही देनी है कि भाई वो देखो मंदिर है, और वो मंदिर यहाँ मुसलमानों के क्या कर रहा है, कुफर क्या कर रहा है। यही हुआ है और यही हो रहा है सिंध में भी। आप देखें लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, सिविल सोसाइटी नम है, नम समझते हैं ना, नम। सिविल सोसाइटी नम है, कुछ नहीं कर रही। क्रिश्चियन लड़की हिंदू लड़की को उठा के ले गए, 12 साल की, आप अंदाजा लगाए। उसको कहा तुम मुसलमान है, पता नहीं कैसे, और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती निकाह करके बलात्कार करके उसको अदालत में ले आते हैं। वो वहां बयान दे, उसको कह देते हैं बेटा तूने बात दूसरी की तो तेरे फैमिली को उड़ा देंगे। वो कहती है हाँ जी मैं तो मुसलमान होगी, माँ बाप के सामने कह रही होती। तो इस तरह से इन्होंने ये मंदिर गिराया। लेकिन ये मंदिर गिरा के अब गवर्नमेंट ड्रामा ये कर रही है कि जी हम मंदिर बना देंगे, मंदिर ये भाई बना दोगे तो तुम पहले ये नैरेटिव तो हटाओ। हर जगह पे खाना काबा और जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है उसका फोटो हर जगह पे तुमने किताबों पे हर जगह लगा लगा के इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू विजुअल इमेजरी, इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू टेलीविजन, थ्रू सिनेमा, कोई चीज तो छोड़ी नहीं आपने। और ये जो अगर दोबारा हम उसी घटना पर लौटें, बलूचिस्तान वाली घटना पर, मिर्जा साहब, इमरान खान का ट्वीट में देख रहा था, वो उसको अलग तरीके से ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये सब किया है, उनको ढूंढ निकालो, उनके साथ ये करो, उनको साथ वो करो, और हम छोड़ेंगे नहीं। आपका वीडियो एकदम ही अलहदा बात कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि सीधे सीधे मिलिट्री का या आईएसआई का ही इसमें हाथ है, जैसा कि आम तौर पर वहां पर बहुत सारी घटनाओं में पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से घरों से लोगों को निकाल करके ले जाया गया है, किडनैप कर लिया गया है, उनकी माँ बहू बेटियों के साथ भी जुल्म किए जाते हैं, लोगों को गायब कर दिया जाता है। तो इमरान खान क्या लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, या वर्ल्ड कम्युनिटी को की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो आधा सच बोल रहे हैं, आधा सच। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध सत्या, अर्ध सत्य, यस। अर्ध सत्या फिल्म भी बनी थी एक। तो ये आधा सच बोल रहे हैं। आधा सच जो ये कह रहे हैं वो ये है कि ये सही कह रहे हैं कि दहशतगर्दों ने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस बात पे तो मैं और इमरान खान एक ही पेज पे हैं। वो भी कहता है दहशतगर्दों ने किया, मैं भी कहता हूँ दहशतगर्दों ने किया। लेकिन आधा झूठ है वो ये कि वो ये नहीं बता रहा कि वो दहशतगर्द वो खुद है। वो ये नहीं बता रहा कि वो दहशतगर्द पाकिस्तान की अपनी आर्मी है। जी जी, हमें पता है। और मेरा सच पूरा इसलिए बन जाता है कि मैं कह रहा हूं कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान की आर्मी ने की है। झूठ वो भी नहीं कह रहा, लेकिन वो आधा सच कह रहा है। वो कह रहा है दहशतगर्दों ने किया है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि वो दहशतगर्द हम खुद है।
समझे कि नहीं? आप मुझे खुद बताएं ओमकार भाई, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है ना, जी जी आप बनना चाहते हैं मंत्री अपने इलाके के, आप लोकसभा में चुनाव लड़ना है आप, तो आप वहां पे पहली चीज जो सोचोगे वो ये होगी कि यार यहाँ पे को मैं फ्री मेडिकल कैंप लगा दूं लोगों के लिए, ठीक है, जी मैं जी यहाँ पे कोई पानी की सबील लगा दूं, लोग गुजरते हैं, गर्मी बड़ी है, तो यहाँ पे मैं पानी का ड्रम रखता हूँ, जो गुजरे पानी पी ले, बीच में थोड़ी बर्फ भी डाल देते हैं, है ना। जी जी आप ये तो नहीं सोचेंगे मैं बंदूक लेके आऊं और हर आदमी के घर के बाहर जाके मैं फायरिंग करूं ताकि वो डरे और फिर मुझे वोट दे, तो कोई वोट देगा आपको? तो ये सब बिल्कुल सही बकवास कह है, रहे हैं। ये सब झूठ है, ये लोगों में खौफ और हरास फैलाने के लिए करते हैं। ये लोगों में क्या दिल जीतने के लिए थोड़ी है आईसिस करती। किस जगह पे आईसिस ने लोगों का दिल जीता है? सीरिया से, दमास्कस वगैरह और ये इराक से इनको जूते मार के निकाला है लोगों ने वहां से। सिर्फ हमारे पास असला नहीं है ना। देखिए मेजर जनरल साहब में और मुझ में, हम में ये फर्क है कि मेरे पास बंदूक नहीं है, चलानी तो मुझे भी आती है, लेकिन मेरे पास बंदूक नहीं है। मेरे पास बंदूक हो हम लोगों के पास, तो हम इनके छक्के छुड़ा दें, इवन पीओजे के में छक्के छुड़ा दें, लेकिन हम जी नेते जी हैं, अब नेता बंदा तो चुप करके बैठ ही जाएगा। ये कितना, कितने बड़े बड़े जो होते हैं ये बदमाश, ये पकड़े जब जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो एक सिपाही बोलता है उनको, ओए बैठ जा नीचे, तो इतना बड़ा दादा होता है, चुप करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है राइफल लगी हुई है भाई। तो ये बात है कि ये अत्याचार आज कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेगा। और अब तो यार बात यह है कि हमारा पूरा जिस्म, हमारा पूरा शरीर जो है ना ओमकार भाई, वो दर्द करता है। वो ऐसे है जैसे कि एक फोड़ा है, जैसे कि एक एक बॉयल है जिस्म पे, पूरा जिस्म जो है ना उसमें खट्टा खट्टा दर्द होता है। यूरिक एसिड लेवल इतना बढ़ गया, इतनी टेंशन से, स्ट्रेस से, कि हम, या तो हमारे पास हो ना, देखो बेबसी है ना हमारी, हम बेबस है, हम यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। ये खैर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। रेडियो हिमालय चला रहे हैं, हॉट इशू चला रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये एक ये भी है। लेकिन फिर दिल करता है कि इस सारे काम के साथ साथ फिर बंदूक भी होनी चाहिए साथ, उनका अमजद जवाब देने। भाई, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप हो चाहे तारिक फतेह हो, चाहे आरिफ हजाकिया हो, कई एक्टिविस्ट हैं जो अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है जनरल साहब, महत्वपूर्ण काम अगर किसी को करना है तो वो भारत सरकार है। क्योंकि चाहे पीओजे के हो, चाहे गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, यहाँ तक के सिंध के लोग भी पाकिस्तानी बिल्कुल। हुकूमत के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। तो आपके हिसाब से वो समय कब आएगा जब भारत इन सब की आवाज सुनेगा और 1971 जैसा एक और बड़ा कदम जो है वो उठाने का फैसला लेगा? बिल्कुल ठीक बोला ओमकार भाई। देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान तो भारत का हिस्सा है, और वो तो इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, और उसको हम दिखा रहे हैं अपने अंदर। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ 1994 में कि ये भारत का अटूट हिस्सा है और वापस आना चाहिए। हमारी पार्ले जो असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके अंदर ये सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। तो अभी टाइम आ गया कि आप ना वहां की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें। गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जैसे तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसी प्रकार से गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इन एग्जाइल, भारत के अंदर आप मान्यता दें उनको, और उनको आप दे, बिकॉज आपने पार्लियामेंट में असेंबली इलेक्शन के लिए असेंबली में सीटें छोड़ी हुई हैं, उनके अंदर इलेक्शन कराएं और उनके नुमाइंदों को यहाँ रखें। तो एक प्रकार पॉलिटिकल तो रिकॉग्नाइज करो, पहले आपको पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज करना है। सच्चाई यह है, हमने बहुत कम ये चीज को दर्शाया है वर्ल्ड के अंदर कि क्या हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो ये एक अब टाइम आ गया है हम इस चीज को दिखाएं वर्ल्ड को कि किस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, किस प्रकार से वो हिस्सा जो भारत का है वो वापस आना चाहिए। तो ये एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो कोई शक और सवाल नहीं है कि उसको तो आपने लेना है किसी तरीके से, और वो जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है थोड़ा बहुत कार्रवाई करें
और इनको रिकॉग्नाइज करें, इनकी गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाएं, इनको यहाँ पर मौका दें। ये अभी डॉक्टर मिर्जा साहब जो बैठे हुए हैं लंदन के अंदर, ये तो भारत में बैठे होने चाहिए थे, इनको तो श्रेय देनी चाहिए, इनको बोलने का मौका देना चाहिए, इनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलने चाहिए। तो इसमें तो ये कार्रवाई करनी चाहिए। जो बलूचिस्तान है वो अलग है प्रॉब्लम, क्योंकि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था, पर भारत का क्या है कि वो मिलना चाहते थे 47 में भी, और 48 में उसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने हड़प लिया था। मगर बलूचिस्तान आज एक फ्रीडम मूवमेंट चली हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी शरेआम जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है, और ये अभी चाइनीज को भी मारने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन, उसके बाद रिसोर्सेज जितने के एक्सप्लॉइट हुए हैं, वहां पर लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। और ये जो चीनी आगे हैं, ये सारे यूरेनियम है उनका, वहां पर कॉपर होता है, गोल्ड होता है, गैस है, वो सारी की सारी चाइना में ले जाएगा। तो लोग भूखे मर रहे हैं। सबसे बड़ा इलाका है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और सबसे पुअर है। और आज बलूचिस्तान के अंदर कम से कम 20,000 के करीब यूथ है जो मिसिंग है, उनका ये नहीं पता कहां चले गए। और वहां पर सरेआम ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, औरतों को उठा लिया जाता है, उनका बलात्कार होता है। और जिस प्रकार से अभी हजारा कम्युनिटी को ले जाके और एक प्रकार से दिन दहाड़े उनके गर्दन काट दी गई, ये तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये हमें यूनाइटेड नेशन में भी, यूएस को भी बताना चाहिए, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रकार से मदद देनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि ये अंदर से ही इतनी आवाज आ जाए कि ये फूट जाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि सच्चाई है, डॉक्टर जो मिर्जा बोल रहे थे कि निहत्थे आदमी कितनी देर तक कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, सच्चाई ये भी है, काफी स्ट्रांग है, वो ये डट नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। समय आ गया भारत को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हर तरफ से सपोर्ट करें, और मिलिट्री लेवल पे अगर करने की जरूरत है, मुझे पूरा विश्वास है भारत इसके ऊपर सोच विचार करेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भारत का हिस्सा है, ये भारत में मिलने चाहिए, और इसके लिए भारत किसी हद तक जाने के लिए तैयार है और तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये भी बताया, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में भी, क्योंकि क्या हो रहा है, पाकिस्तान का जो दो रूप वाला काम है। अभी आप बोल रहा है ये अफगानिस्तान के अंदर हम पीस कराएंगे, ये तालिबान और हक्कानी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, और उनके अड्डा कहां पर है? खैबर पख्तूनख्वा और आपके पाकिस्तान में। तो ये डबल गेम खेल रहा है। ये समझ रहा है किसी तरीके से अमेरिका निकल जाए अफगानिस्तान से, और पूरा अफगानिस्तान को तालिबान को लेके वो अपना हिस्सा बना लेगा। और जैसे डॉक्टर मिर्जा बता रहे थे कि दो बातें इसने की है पाकिस्तान ने बहुत बेखूबी, अभी कुछ एक समय पहले, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लॉन्च पैड थे और बड़े बड़े ट्रेनिंग एरिया थे, उनको इन्होंने शिफ्ट कर दिया बलूचिस्तान की तरफ, क्योंकि उनको डर है कि कहीं भारत इनके ऊपर कोई स्ट्राइक ना कर दे, जैसे बालाकोट में किया था। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इनको डर है कि ये जो तालिबान और हक्कानी ग्रुप के इनके ट्रेनिंग कैंप है, उनके ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजर है, उनको भी इन्होंने बलूचिस्तान में कर दिया। बलूचिस्तान को तो वो एक प्रकार ब्रीडिंग ग्राउंड मानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। और मुझे एक और सिचुएशन समझने की चाहिए कि देखो, आज पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। ऐसे समय में अभी है टाइम, क्योंकि एक तो इसका 115 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, और इनके पास 62 बिलियन डॉलर तो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इनका जो फॉरेन रिजर्व है 6.4 बिलियन डॉलर, अफगानिस्तान से भी कम है। 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इन्फ्लेशन रेट 27%। इनका जो रुपी है पाकिस्तान का, वो 40% गिर गया 2 साल में डॉलर के मुकाबले। और इस हालात में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट जो है जीरो हो गया है, और बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि हालात खराब है। ऐसे में वो टूटने के कगार पे है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको ग्रे से ब्लैक में कर सकती है, और ऊपर से ये जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके और बलूचिस्तान में, तो मुझे लगता है समय आ गया। अभी हमारी आवाज जो है चुप नहीं रहना चाहिए, और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को तो आप रिकॉग्नाइज करें, उनकी जो असेंबली की जो सीटें हैं उनको भरें,
गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाए भारत के अंदर, और बलूचिस्तान को भी पूरा मदद दें, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। ठीक बोला था डॉक्टर मिर्जा ने कि इन्होंने मोदी को भाई बोला है, और देखो करीमा बलूच ने भी भाई बोला था, राखी भेजी थी। तो अभी समय आ गया है, जिस प्रकार से भारत ने अपना ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के जब लोगों को मारा जा रहा था पाकिस्तान की आर्मी से, और उसके बाद मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके आजादी दिलाई थी, कुछ ऐसा ही समय आ गया है। अभी है एक्ट नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अमजद भाई, प्रोग्राम के आखिर में आप अगर कुछ कहना चाहें, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी से। जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैंने बोला है कि, और मैं वाकई ये समझता हूँ उनको, और उनकी तरफ जब देखता हूँ तो यही सोच के देखता हूँ कि वो हमारे बड़े भाई हैं, और जाती तौर पर भी मैं उनको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, दिस इज नाउ और नेवर वाली बात है। देखें, मुझे याद है जब सीए का आया था कानून, तो उस वक्त बहुत शोर मचा इंडिया में, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने बड़ा शोर किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लेफ्ट के लोग हैं। तो लंदन में एक प्रोटेस्ट हुआ था इन सपोर्ट ऑफ सीए, तो मैं वहां गया, ग्लासगो से मैं ट्रेन में गया वहां, तो लंदन गया, वहां मैं प्रोटेस्ट में गया, वहां पहली दफा बहुत सारे इंडियंस थे जिनसे मुलाकात हुई। तो वहां मेरी तकरीर थी, तो मैंने उस तकरीर में एक बात कही थी, मैंने कहा कि भारत में पहली दफा हिस्ट्री, पूरे इतिहास, मुगलों से ले लें, पूरे इतिहास में पहली दफा भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की हुकूमत आई। यानी कि आज तक या तो सोवियत यूनियन के सहूलतकार बने रहे, समझ आई ना, तो या हम मुगलों के सहूलतकार बने रहे। ये पहली दफा है कि हिंदुस्तान में इंडिजिनस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है। और अब इसी माध्यम से मैं ये कहूंगा कि अगर भारत की बीजेपी और आरएसएस के लोग मिलके, हमारी बैकबोन है आरएसएस भारत, अगर आरएसएस और बीजेपी भी मिलके अखंड भारत के ख्वाब को एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, तो फिर हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का ये अधिकार ही नहीं है कि हम हिंदुस्तानी। इसलिए कि अखंड भारत का रास्ता थ्रू पीओजे और थ्रू गिलगित बल्तिस्तान है, और वो हमारी टेरिटरी है, भारत की, हिंदुस्तान की। लोग हैरान होते हैं जब मैं कहता हूं हमारी, वो कहते हैं आप अपने आप को भारतीय समझते हैं। तो मैं कहता हूं यही तो हमारा अलमिया है कि आप हमें हिंदुस्तानी समझते ही नहीं है। आपने 70 सालों में ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये तो पीओजे के वाले पाकिस्तानी है, आप हमें हिंदुस्तानी ही नहीं मानते। मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं, तो आप आगे से कहते हैं वाह भाई क्या बात है जी, ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है। क्यों ना बोले, आप नहीं कहते अपने आप को हिंदुस्तानी। तो अगर हम ये भारत के जो इलाके पाकिस्तान के कब्जे में हैं, अगर हम ये भी नहीं छुड़ा सके बीजेपी की गवर्नमेंट में, नेशनलिस्ट तरीन गवर्नमेंट आज तक की, उसमें, तो फिर तो कोई हमारा चांस ही नहीं है। फिर तो देखे ना, हिंदुस्तान आज तक सुकड़ता ही रहा है, आज तक फैला नहीं है। हमने किसी दूसरे देश को हजम नहीं किया या इनकॉर्पोरेट नहीं किया, हम सुकड़ते ही रहे। अब टाइम है कि हम कम से कम फैलें, इतना तो फैलेंगे जो हमारी कब्जे में गई हुई जगह है वो तो वापस ले आए। या हमने इंदिरा गांधी से भी 2 कदम आगे जाके कहना है कि नीति जो कि आप ही रख लो भाई, उसने तो जंग में सारा वापस भी कर दिया, कैदी भी दे दिए, जंगी कैदी भी दे दिए। तो मैं यही कहूंगा कि मोदी भाई से कि आप जो है वो, मैं समझता हूं कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर जो है वो ये है कि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द sovereign state of India, Republic of India, and part of your sovereign state is under the occupation of a foreign radical jihadist criminal government and army. So you have to decide what your priorities are.
and we love you and we beg you to come and help us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा लंदन से जुड़ने के लिए, और न केवल बलूचिस्तान बल्कि सिंध, पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान की जो सिचुएशन है और ओवरऑल पाकिस्तान की भी जो सिचुएशन आज पैदा हो गई है उसके बारे में बताने के लिए, और जो आप लोगों की भावनाएं हैं भारत को लेकर के, मौजूदा मोदी गवर्नमेंट को लेकर के, और जो आप लोगों की उम्मीदें हैं उनसे, उनका भी इजहार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मेजर जनरल AK सिवाज साहब, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।